हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में, तो प्रकाश संश्लेषण में हम लोगों ने दो प्रकार की अभिक्रियाएं देखी, प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया। जिसमें प्रकाशिक अभिक्रिया जो ग्रेना पोर्शन में हो रही थी वो हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने दो प्रकार के प्रकाश तंत्र देखे तथा चक्रीय व अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण पढ़ा हमने। उसी के साथ में अब हम लोग बात करने वाले हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने हेडिंग लगाई है अप्रकाशिक अभिक्रिया। अप्रकाशिक अभिक्रिया का मतलब उसमें प्रकाश की अनुपस्थिति रहेगी, प्रकाश की आवश्यकता नहीं रहेगी। उसके बाद में मैंने लिखा ब्लैकमैन अभिक्रिया। भाई सबसे इजीएस्ट यहाँ पे क्या है, ये साइंटिस्ट का नाम है ब्लैकमैन, डार्क रिएक्शन ब्लैकमैन। तो आपको सीधा याद हो जाएगा कि ब्लैकमैन अभिक्रिया इसको क्यों कहा जाता है, डार्क रिएक्शन क्यों कहा जाता है। फिर एक कैल्विन चक्र, कैल्विन ने भी इसके सारे जो चक्र थे उसमें कुछ हेल्प की थी, तो इसको कैल्विन चक्र के नाम से भी जाना जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम जो आगे स्टेप पढ़ने वाले हैं, आगे नए चक्र पढ़ने वाले हैं C3 और C4, तो उसमें C3 है वो कैल्विन चक्र के नाम से जाना जाता है, जो हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ कैल्विन चक्र के बाद में आता है कार्बन स्वांगीकरण, CO2 का यूज करना। CO2 को किस तरह से स्वांगीकृत किया जाएगा वो हम लोग यही देखेंगे, क्योंकि हमने किसी भी टाइप के कोई CO2 मॉलिक्यूल का यूज अभी तक प्रकाश अभिक्रिया में नहीं किया। हमने वाटर का यूज किया था लेकिन CO2 का यूज नहीं किया था। अब CO2 का अपचयन किया जाएगा, तो इसी के बेस पे इसका नाम हो जाएगा प्रकाश संश्लेषी कार्बन अपचयन चक्र। मतलब अपचयन रिएक्शन है वो यहाँ अप्रकाशिक भाग में चलने वाली है, जो कौन से भाग में होगी, स्ट्रोमा भाग में होगी। उसी के साथ में हम कहेंगे जैव संश्लेषणात्मक चक्र, मतलब कि हम जो उत्पाद बाहर से अभिकारक ले रहे हैं उससे जो उत्पाद बना रहे हैं, उत्पाद में हम कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो वो क्या है, हमारे जैव संश्लेषणात्मक चरण है। तो यहाँ पे आप देखिए कि सबसे पहले इसके खोजकर्ता कौन थे, तो इसके खोजकर्ता थे ब्लैकमैन 1905। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है। लेकिन इसके अंदर हम बहुत सारे चक्र पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं, उनके बारे में जो स्टडी की थी वो की थी यहाँ पे मेल्विन कैल्विन ने। ठीक है, आप कैल्विन याद रखेंगे तो भी इनफ है। तो मेल्विन कैल्विन ने इसके यहाँ पे सभी चक्रों का अध्ययन किया था। यह चक्र हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में होता है। आपको ध्यान में है कि ये अभिक्रियाएं सारी की सारी कहाँ चलने वाली है, स्ट्रोमा भाग में पाई जाने वाली है। इससे रिलेटेड एंजाइम है वो भी कहाँ होंगे, स्ट्रोमा में ही पाए जाएंगे, जो हम आगे देखते हैं। प्रकाश की पूर्णतः अनुपस्थिति होती है, प्रकाश की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती। जो ऊर्जा का उपयोग प्रकाश के द्वारा प्रकाशिक अभिक्रिया में हुआ है, ATP और NADPH2 का, हम लोगों ने देखा O2 है वो ऑलरेडी बाहर की तरफ रिलीज हो गया, यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन हुआ है, NADPH2 का उपयोग हुआ है। तो NADPH2 और ATP है, ये दोनों मिलके वायुमंडलीय CO2 के साथ में कार्बोहाइड्रेट बनाएगी। तो आप लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो प्रयोग किया जाता है, तो वो सारे के सारे प्रयोग है वो कहाँ किए जाएंगे, हमारे यहीं पे, ये जो अप्रकाशिक अभिक्रिया रहेगी। क्लियर है आपको इतनी बात। अब इतनी बात क्लियर होने के बाद में आपको ध्यान में रखना है कि सारे के सारे पादपों में जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है वो अलग अलग तरह से होगी। अब अलग अलग तरह से हम लोग बात करेंगे। C3 साइकिल, जो C3 चक्र है, जिसको मैंने कहा कैल्विन ने यहाँ पे ढूंढा, तो इसको कैल्विन चक्र भी कहेंगे। फिर C4 चक्र है जो स्लैक ने दिया, तो हैच और स्लैक साइकिल बोल देंगे इसको। फिर CAM कैसुलेशन अम्ल उपापचय, कैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है, CAM साइकिल है वो भी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। अब ये जो 3 साइकिल है उसमें आज जो हम बात करने वाले हैं वो C3 साइकिल के बारे में बात करने वाले हैं। अब कुछ बातें हैं आपको ध्यान में रखनी है, वो ये बातें ध्यान में रखनी है कि यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है वो एक एक नंबर से उठेंगे, और आगे जितने भी आप लाइफ टाइम जितने भी कंपटीशन एग्जाम देंगे उनमें सारे एक एक नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है हर एक चीज़ को। मैं जितनी बात बोलूँ, यदि मैं लिख देती हूँ तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं लिखती तो आप ऊपर जो कॉलम बना हुआ होता है आपके अलग ही कॉपी में, तो वहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, अलग भी नोट करेंगे तो आपकी कॉपी ऐसे तो है नहीं कि आपकी कॉपी की कोई बुक छपने वाली है, आपको अपने लिए ही तो पढ़ना है। तो आपको जो बात अपने लिए ध्यान में रखनी है वो आप नोट करके उसको पैराग्राफ कर दीजिए, उसको अलग, जिस टाइप से मैं डिज़ाइन बना देती हूँ ना अलग अलग, तो उस तरह से आप अलग करके उसको लिख सकते हैं। अब लिखने के बाद में आपको ध्यान में रखना है C3 साइकिल है, जो C3 चक्र के बारे में बात कर रहे हैं, वो सभी पादपों में पाया जाएगा जितनों में प्रकाश संश्लेषण होना है। ठीक है, C4 साइकिल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो C4 साइकिल उनमें पाया जाता है
जो पादप मरुस्थलीय होते हैं, मतलब गर्म, बहुत ज़्यादा गर्मी वहाँ पे होती है, हाई टेम्परेचर रहता है और लो वाटर रहता है, ठीक है। उसके बाद में CAM है, तो CAM हम मासल पादपों में, जो मासल पादपों में पढ़ेंगे वो CAM साइकिल रहेगा। तो हम 3 प्रकार के साइकिल है वो पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में चैप्टर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट रहेगा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं कि यदि बड़ा क्वेश्चन आता है, वो बड़ा क्वेश्चन आएगा C3 और C4 साइकिल में डिफरेंस बताओ। तो उससे पहले आपको C3 और C4 साइकिल के बारे में पता तो होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए, जो C3 साइकिल के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं, वो किसने खोजा? कैल्विन और बेंसन ने। तो कैल्विन बेंसन और कैल्विन साइकिल इसको बोला जाता है। उसके बाद में इन्होंने प्रयोग किस पे किया? तो ये सबसे अच्छे क्वेश्चन है कि कैल्विन साइकिल में प्रयोग कौन से पादपों पे किया गया? तो जो एक कोशिकीय शैवाल पे, उन पे प्रयोग किया गया। एक कोशिकीय शैवाल कौन से? क्लोरेला और सेनेडेस्मस, इन पे उन्होंने प्रयोग किया। तो आप लोग इस बात को नोट कर लीजिए। फिर यहाँ पे जो CO2 होगा, भाई CO2 एनवायरनमेंट तो देने के लिए तैयार है, लेकिन कोई ना कोई इसको कैच करने वाला भी तो होना चाहिए। तो यहाँ हरित लवक है, इस हरित लवक में बाहर से जो CO2 आ रही है, वो CO2 को कैच करने वाला जो प्रथम ग्राही रहेगा, उसका नाम है RUBP। RUBP का फुल फॉर्म होगा राइबुलोज 1,5-बाइफॉस्फेट, ठीक है। उसके बाद में आप ध्यान में रखिए, प्रथम स्थायी उत्पाद एक CO2 था, एक CO2 को कैच किसने किया? यहाँ पे RUBP ने, ठीक है। अब ये RUBP ले लेगा और एक क्या ले लेगा? यहाँ पे RUBP रहेगा, वो 5 कार्बन वाली संरचना है। आपको मैं जब ये साइकिल पढ़ाऊंगी उस टाइम समझा दूंगी। तो RUBP ने क्या किया? यहाँ पे प्रथम कार्बन डाइऑक्साइड उसको ले लिया, उसको लेके यहाँ पे क्या करेगा? ये एक स्थायी उत्पाद बनाएगा। तो पहला स्थायी उत्पाद यहाँ कौन सा बनता है? 3PGA। 3PGA की फुल फॉर्म होगी 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, जो 3 कार्बन वाला होगा। इसीलिए इस साइकिल को क्या कहते हैं? C3 साइकिल कहते हैं। क्लियर? उसके बाद में हम बात करते हैं एंजाइम के बारे में। एंजाइम के बारे में हम लोगों ने देखा था कि हमने एक एंजाइम लिखा था RUBP का रुबिस्को, और PEP के लिए हमने पैपकेज। जब हम MG के बारे में पढ़ रहे थे कि भाई एंजाइम एक्टिवेटर भी होते हैं, एंजाइम सक्रियक होते हैं, तो मैंने कहा था कि जब मैं प्रकाश संश्लेषण पढ़ाऊंगी तो वहाँ बताऊंगी कि ये जो रुबिस्को है और पैपकेज है वो कहाँ पे काम आता है। पैपकेज में आपको C4 में डिस्कस करने वाली हूँ, यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ रुबिस्को एंजाइम के बारे में, जो कहाँ पाया जाता है? स्ट्रोमा में पाया जाता है। तो रुबिस्को में आप देखिए राइबुलोज 1,5-बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीडेज, ये इसकी पूरी की पूरी यहाँ पे क्या है? फुल फॉर्म है। आपको फुल फॉर्म भी बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। मैंने कहा ATP की फुल फॉर्म ध्यान में रखनी है, NADPH2 की फुल फॉर्म ध्यान में रखनी है, और उसी के साथ में मेरे को कमेंट सेक्शन में इन दोनों की फुल फॉर्म आपको बतानी भी है। जितने ज़्यादा कमेंट मिलेंगे मेरे को, उतने ही जल्दी आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, क्योंकि आपके कमेंट से मेरा जो मोटिवेशन है वो बनता है। अदरवाइज फिर मैं आराम से बनाऊंगी। ठीक है यार, आपकी टेंशन मेरे को थोड़ी है, आपकी टेंशन तब होगी मेरे को जब आप मेरे को आंसर करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको वीडियोस है वो जल्दी प्रोवाइड करवाती रहूँगी, अदरवाइज मैं आराम से बनाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि एग्जाम तो कब है? मई में। तो आप जल्दी सिलेबस करना चाहते हैं तो जल्दी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप मेरे को आंसर करें, ठीक है। ATP NADPH2 का, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे जो खेल चलेगा वो खेल ये चलेगा कि भाई मैम हम लोग रिएक्शन में बात कर रहे थे, तो रिएक्शन में हम लोगों ने देखा कि जो हमने CO2 लिखी थी वो CO2 6CO2 लिखी थी, ठीक है। तो यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा? एक संश्लेषण बनेगा, वो संश्लेषित रूप होगा वो C6H12O6। मतलब कि सीधा समझ में आ रहा है कि एक ग्लूकोज का अणु बनाने के लिए हमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूज करने की जरूरत है। जब 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूज करेंगे तो ये प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया भी 6 बार चलेगी एक ग्लूकोज बनाने के लिए। सोचो पादप हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, और उसके चलते भी हम लोग क्या करते हैं? एकदम निर्दयी होकर हम लोग पादपों को तोड़ने का, काटने का काम कर देते हैं। तो पादप हमारे लिए एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए साइकिल कितनी बार चलाएगा? 6 बार। तो यहाँ मैंने लिखा है एक ग्लूकोज के निर्माण के लिए यह चक्र 6 बार चलता है। तो 6 बार चलेगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी बहुत मैथ्स पढ़ा देती हूँ मैं यहाँ कि एक CO2 है, एक CO2 का फिक्सेशन करना है
तो उसके लिए 3 ATP और 2 NADPH2 यूज होंगे। ये यहाँ पे एक एक नंबर के क्वेश्चन हो गए। अब यदि एक के लिए 3 ATP चाहिए तो 6 के लिए कितना चाहिएगा? 6 × 3 = 18 ATP और 6 × 2 = 12 NADPH2। तो NADPH2 और ATP इन दोनों का हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे आप देखिए मैंने लिखा है 1 NADPH2 = 3 ATP। एक NADPH2 है वो 3 ATP के बराबर होता है। तो यहाँ हम टोटल बात कर लेंगे कि 12 × 3 = 36। तो 36 + 18 तो यहाँ पे 54 ATP की जरूरत रहती है। NADPH2 और ATP अलग अलग पूछे तो ATP आपको 18 बताने हैं और 12 NADPH2 बताने, लेकिन कुल C3 के कुल आपको ATPs पूछ ले तो कुल में आपको लिखना है 54 ATPs। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं C3 साइकिल है वो ड्रॉ कैसे करना है। जो C3 साइकिल है उसका मैंने इजी फर्स्ट की जो आपके NCERT बुक में भी है और उसी के साथ में आप लोग साइकिल में यदि आपको इजी सा ड्रॉ करना है तो मैंने जो इंग्लिश मीडियम का वीडियो बनाया था तो उसमें आप समझ जाएंगे। वो बात है कि इंग्लिश में लिखा है मैंने, पर वो आपको एक छोटा सा डायग्राम है वो देख सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चों की जैसे इच्छा थी कि आप 6 कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके ही मैम हमें समझाओ, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मैं वीडियो यहाँ प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो इंग्लिश मीडियम वाले ये देखेंगे तो आप ऐसे टेंशन मत करो कि मैम हमें ही वहाँ पढ़ने के लिए बोल देती है हमेशा। इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पढ़ेंगे। तो बच्चा लोग हम लोग बात कर रहे हैं C3 के बारे में। तो C3 साइकिल है वो बहुत ईजी सी साइकिल है यदि आप NCERT की बुक को फॉलो करते हैं तो NCERT के लिए जो डायग्राम था तो वो मैंने जो इंग्लिश मीडियम का वीडियो है उसमें अवेलेबल करवाया है, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ 3 स्टेप पढ़ने हैं, कार्बोक्सिलीकरण, अपचयन और पुनरुद्भवन। ठीक है, और जो भी 3 चीज़ें बनेगी उन 3 चीज़ों से पूरा का पूरा साइकिल है वो कंप्लीट हो रहा है। लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को थोड़ा सा डाउट था कि मैम आगे की थ्योरीज है वो कैसे कवर होगी, तो उस थ्योरी को पूरा का पूरा एक जगह समेटते हुए मैंने ये आज फ्लो चार्ट बनाया है। इस फ्लो चार्ट को मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ, हिंदी इंग्लिश मिक्स समझा रही हूँ, जो काफ़ी टाइम से मैंने नहीं बनाया, काफ़ी टाइम से मैं इंग्लिश हिंदी अलग अलग बना रही हूँ। तो आज ये वीडियो है तो वो हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों देख लें ताकि आप लोगों को ये डाउट है वो क्लियर हो जाए, ये अलग अलग वीडियोस मेरे को नहीं बनाने पड़े। तो आप लोग यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले हम लोग क्या बात कर रहे थे कि सबसे पहले कार्बोक्सिलीकरण होता है, ठीक है, फिर अपचयन होता है, फिर पुनरुद्भवन होता है। तो इसमें आप देखेंगे कार्बोक्सिलीकरण और अपचयन वाले स्टेप तो फिर भी ईजी है, लेकिन पुनरुद्भवन वाला जो ये आपको एक डेंजर सा डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये किसका रहेगा? पुनरुद्भवन का रहेगा। आप स्टेप वाइज समझते जाइए, ठीक है। अपनी कॉपी को आप इस टाइप से कर सकते हैं, इस टाइप से आप कॉपी को अपना लंबा कर लीजिए, मतलब, ठीक है। आपको जो C3 का डायग्राम बनाना है, C3 के डायग्राम के लिए आप कॉपी को इस टाइप से यूज कीजिए, ठीक है। इस टाइप से आप डायग्राम शुरू कीजिए तो आपका ये सारा का सारा पेज है वो कवर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले क्या स्टेप हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप ये हो रहा है कि RUBP यहाँ पे था। RUBP के बारे में हमने पढ़ा कि RUBP राइबुलोज बाइफॉस्फेट, मतलब 2 फॉस्फेट यहाँ थे, राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, ठीक है। अब ये है 5 कार्बन वाली संरचना और मॉलिक्यूलर हम कितने यूज करेंगे? 6, मतलब हम लोग कितने मॉलिक्यूलर अणु कितने यूज कर रहे हैं? 6, ठीक है। आप एक इमेजिनरी डायग्राम बनिए कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे 6 RUBP हमने यूज किए। तो इन RUBP यूज करने के बाद में 5 कार्बन थे, 1 कार्बन और जुड़ गया, तो ये 6 कार्बन वाली संरचना हो गई। तो यहाँ पे जो 6 मॉलिक्यूल बनेंगे वो क्या बनेंगे? यहाँ पे मध्यवर्ती बनेंगे, इंटरमीडिएट बनेंगे। और ये इंटरमीडिएट क्या है? अस्थायी है, और अस्थायी चीज हमें ध्यान है जल्दी से क्या होगी? स्थायी चीज में बदलना चाहेगी। तो आप अस्थायी चीज में यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे C इस टाइप से मैंने ये 6 कार्बन है वो बना दिए, ठीक है। और यहाँ पे फॉस्फेट भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये क्या होगा कि ये यहाँ से टूटने की कोशिश करेगा, तो ये जो इंटरमीडिएट है, जो मध्यवर्ती है, और यहाँ पे जो एंजाइम काम आ रहा है कार्बोक्सिलीकरण में, वो कौन सा काम आ रहा है यहाँ पे? रूबिस्को। तो रूबिस्को है वो स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है, इतनी बात हम कर चुके। अब ये इंटरमीडिएट है जिसको हम कीटो एसिड भी बोलते हैं, ये जल्दी जल्दी कहेगा यार पानी दो मेरे को थोड़ा सा, तो ये 6 मॉलिक्यूल, क्योंकि ये खुद भी 6 है तो 6 मॉलिक्यूल ये पानी के लेगा, और पानी के लेने के बाद में ये
टूट जाएगा, टूट के ये यहाँ से 3 ये और 3 ये, ठीक है, टूटा। 6 मॉलिक्यूल्स हैं वो 3-3 के जोड़े से टूट गए, तो 6 × 2 = 12। तो यहाँ पे जो प्रथम स्थायी उत्पाद बनेगा वो 3 कार्बन वाला इसी तरह से बनेगा। 3 कार्बन वाला बन रहा है 3PGA, 3PGA, तो इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और इसके मॉलिक्यूलर मतलब कितने अणु रहेंगे, तो अणु रहेंगे 12। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि यहाँ पे एक एक फॉस्फेट आयन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये हाफ हुए, 6 थे, 6 के हम हाफ करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 12 अणु हो जाएंगे। तो यहाँ पे 12 अणु यहाँ पे आ गए, तो ये प्रथम स्थायी उत्पाद है, प्रथम स्टेबल प्रोडक्ट है, तो इसलिए हम कह सकते हैं इसको C3 साइकिल। क्लियर कि सबसे पहले RUBP था, CO2 को एब्सॉर्ब किया, मैंने एक से समझाया था, अभी ये 6 अणुओं के साथ में बात चल रही है। इंटरमीडिएट बना, कीटो एसिड बना और 3PGA बन गया। अब इतनी बात तो समझ में आ गई, मतलब क्या है, एक कार्बन और एक कार्बन, और 3rd नंबर कार्बन पे मैं एक P जोड़ देती हूँ, जोड़ दिया। अब यहाँ पे सबसे पहली बार ATP यूज होगा, और आप आगे जाके जितनी भी रिएक्शंस देखेंगे जहाँ पे भी हम ATP यूज करेंगे, मतलब फॉस्फेट आयन को जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो वो क्या होगा, काइनेज एंजाइम में वहाँ यूज होगा। हमने काइनेज के बारे में, एंजाइम के बारे में नहीं सुना, लेकिन आप लोग याद रखिएगा काइनेज एंजाइम आपको यूज करना है। तो यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड तो इसका नाम है ही, तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज। तो ये जो काइनेज एंजाइम है वो क्या करेगा, 6 मॉलिक्यूल है, मतलब अभी हमारे पास में 12 मॉलिक्यूल है, इन 12 मॉलिक्यूल्स में क्या करेगा, 12 P आयन जोड़ने का काम करेगा, फॉस्फेट आयन जोड़ने का काम करेगा। तो यहाँ पे आप इमेजिनरी सोचिए कि ये यहाँ पे थे, ठीक है। अब ये जो 3-3 वाले थे, तो इस साइड तो P जुड़ा हुआ, ये इस साइड P और जोड़ देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,3-DiPGA, ठीक है। आप शॉर्ट फॉर्म में याद कर लीजिए, आपको कोई गलत नहीं करने वाला, आपको याद रखने के लिए शॉर्ट फॉर्म में वो थोड़ा ठीक रहेगा, ठीक है। तो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, उसका नाम क्या हो जाएगा, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो यहाँ तक आपको कहानी समझ में आई, ठीक है। RUBP था, CO2 लिया, इसने इंटरमीडिएट बनाया, इसने 3PGA बनाया। PGA कहेगा मैं एक साइड फॉस्फेट क्यों रखूँ, मैं दूसरी साइड पे फॉस्फेट रखूंगा, तो भाई उसने कहा कि ठीक है, हमने ऊर्जा बनाई है, ऊर्जा डाल दो। तो 12 ATP जोड़ के 12 ADP है उनको रिमूव कर दिया, और एक PP आयन है वो कहाँ पे जोड़ दिया, साइड में जोड़ दिया। इतना समझ में आया आपको। इतना करने के बाद में क्या होता है कि यहाँ पे NADPH2 यूज होते हैं। NADPH2 क्या करेंगे, अपचयन करने का काम करेंगे। अपचयन करने का काम करेंगे तो NADPH2 है वो क्या करेंगे, यहाँ पे वापस फॉस्फेट आयन को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे NADPH2 हो गया, उसके साथ में फॉस्फेरिक अम्ल के रूप में 12H3PO4 है वो वापस रिमूव हो जाएंगे, और उसी के साथ में H3 रिमूव हो रहे हैं, तो ये जो ग्लिसरिक एसिड था वो ग्लिसरल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि एक मतलब जो 1 पे हमने जोड़ने की मेहनत की थी, इतने ATP खर्च किए थे, वो NADPH ने सारे का सारा काम खराब कर दिया। क्यों भाई, यहाँ पे ये हमने मेहनत नहीं की थी, तो यहाँ पे NADPH2 आया, उसने वापस फॉस्फेट आयन है वो उड़ा दिए। तो उसने कहा कि 3PGL, ठीक है, 3PGL ही रहने दो, तो 3PGAL है, उसका नाम होगा 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। यहाँ क्या था, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और L जोड़ दिया तो ये क्या होगा, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। अब 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड वापस 3 कार्बन वाली स्ट्रक्चर है, ये भी 3 कार्बन वाली स्ट्रक्चर, ये 12 मॉलिक्यूल, तो वो भी कितने, 12 मॉलिक्यूल। अब ये 12 मॉलिक्यूल बड़ा नाच नचाएंगे, कैसे कि ये 12 मॉलिक्यूल एक साथ कभी काम नहीं करेंगे, ये सारे के सारे अलग अलग जाके काम करेंगे कि भाई हम लोग हमारा 2 का पेयर बनाएंगे, फिर 3 का पेयर बनाएंगे, मतलब पूरी की पूरी क्लास में यूनिटी नहीं है। 2 बच्चे कुछ और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, 3 बच्चे कुछ और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, 5 बच्चे किसी और प्रोजेक्ट पे, 2 बच्चे किसी और प्रोजेक्ट पे। तो आप यहाँ पे देखिए ये जो 12 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे ये 12 मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहा है, मैंने येलो चौक से लिखा है, ये बोर्ड की इमेज मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी। यहाँ पे मैंने लिखा है 2, फिर मैंने लिखा है 5, फिर मैंने लिखा है 3, और फिर मैंने लिखा है 2। तो यहाँ पे अपने को सबसे पहले बात करनी वाली है, सबसे पहले आप बात कीजिए यहाँ पे 5 के बारे में, कि ये 5 बच्चों का ग्रुप है वो क्या कर रहा है। 5 बच्चों का ग्रुप कर रहा है कि भाई हम हमारे जैसा ही
कोई 5 ढूंढ लेते हैं, हमारे जैसा ही मतलब काम करने वाला कोई 5 को ढूंढ लेते हैं, हम लोग आराम करेंगे फिर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप लोगों को ध्यान में है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के क्या होते हैं, समावयवी होते हैं, ठीक है, आइसोमर होते हैं। तो यहाँ पे आइसोमर तो मैंने आपको बताया था, यहाँ एंजाइम कौन सा काम करेगा, आइसोमरेज एंजाइम काम करेगा। अब ये जो आइसोमरेज एंजाइम काम कर रहा है और किस पे काम कर रहा है, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड पे। तो फॉस्फोग्लिसरिक तो फॉस्फोट्रायोज या आइसोमरेज आप नाम बोल सकते हैं। जो आपकी थ्योरी दी हुई है ना पीछे 2 पेज की, उसी थ्योरी को समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये 5 अणु हैं, सबसे पहले हम यूज करेंगे ये 5 अणु आइसोमरेज समावयवी के रूप में क्या बनाएंगे, DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का फॉर्मेशन करेंगे। अब ये फॉर्मेशन होगा, ये 5 मॉलिक्यूल, तो इसके भी कितने रहेंगे, 5 मॉलिक्यूल रहेंगे। अब ये जो 5 मॉलिक्यूल है ये कहेंगे कि भाई हम भी साथ में काम नहीं करेंगे, लड़ाइयाँ तो चलती जा रही है, ठीक है। अब लड़ाई आगे गई कि भाई हम 2 अलग काम करेंगे और हम 3 अलग काम करेंगे, ठीक है। अब ये जो 3 अलग हो गए, ठीक है, तो ये 3 जो अलग हुए, इन्होंने कहा कि यार हम 3 मिलके कुछ नहीं कर सकते, हमें ग्लूकोज बनाना है, तो ग्लूकोज बनाने के लिए हमें 3 और चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने इसके साथ में डील कर ली। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे 3 है DHAP और 3 DHAP ने 3 PGAL के साथ में डील कर ली। इन दोनों ने डील की, तो डील करने के लिए कौन सा एंजाइम यूज हुआ, एल्डोलेज। कौन सा एंजाइम यूज हुआ, एल्डोलेज। 3 अणु यहाँ, 3 अणु यहाँ, लेकिन कितने कार्बन वाले, 3 कार्बन वाले। फ्रक्टोज और ग्लूकोज कितने होते हैं यहाँ पे, 6 कार्बन वाले। तो यहाँ पे ये और ये दोनों मिलके, 3 और 3 मिलके यहाँ पे फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन करेंगे, जो कितने मॉलिक्यूल बनाएंगे, जस्ट 3, बिकॉज कि यहाँ पे 3 और 3 आपस में मिल गए। यहाँ पे जैसे टूटने का काम हो रहा था वैसे लड़ाइयाँ नहीं है, यहाँ पे वापस साझा चलने लग गया। तो 3 और 3 मिले, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बना लिए। अब फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बनाएंगे तो क्या है कि यहाँ पे ये 3 मॉलिक्यूल है, फॉस्फेटेज एंजाइम काम करेगा और फॉस्फेटेज एंजाइम क्या करेगा, एक फॉस्फेट को वापस रिमूव कर देगा। अब एक फॉस्फेट को और रिमूव किया तो जो 1,6 डाइफॉस्फेट था 1 से हटा दिया, तो ये खाली क्या बचा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। क्लियर। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है वो फिर अलग हो जाएंगे, इसीलिए मैं आपको ये पूरी की पूरी कहानी समझाने वाली नहीं थी, लेकिन चलो ठीक है, आप लोग को समझ में आ जाएगी, इजी है। आप 2-3 बार बना के देखिए, आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि आगे तो आपको नीट लेवल पे पढ़ना ही है। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है वो फिर 3 भागों में टूट जाएगा। 3 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो 3 मॉलिक्यूल्स में से 2 अलग हो जाएंगे और एक अपना अलग हो जाएगा, और ये एक क्या बनाएगा, ग्लूकोज। तो भाई साहब सारी की सारी मेहनत किसके लिए थी, ग्लूकोज बनाने के लिए थी। तो एक मॉलिक्यूल ने ग्लूकोज बना दिया। अब इतना काम तो हो गया, और हमने कहा कि ये पूरी की पूरी साइकिल है वो 6 बार चलती है, तो 6 बार चलाने के लिए और आगे भी और भी फोटोसिंथेसिस करने के लिए हमें RUBP वापस चाहिए, ठीक है। तो हम ग्लूकोज तो बना चुके हैं, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो 2 अणु हैं, ठीक है, अब इन 2 अणु का क्या होगा, तो यहाँ पे अब आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हमें इतनी कहानी है वो समझ में आ गई, इन 3 अणुओं की कहानी समझ में आ गई, उसी के साथ में हमें यहाँ ग्लूकोज की भी प्राप्ति हो गई, ग्लूकोज भी हमें मिल चुका। अब हमें फ्रक्टोज के ये 2 अणु हैं, दिख रहे हैं आपको, ये फ्रक्टोज के 2 अणु और यहाँ पे ये PGL के 2 अणु, इन दोनों का यूज करना है, ठीक है। तो इन 2 यूज का मतलब इसका यूज कर सके तो यहाँ पे कट कर दो, इसका भी यूज हमने कर लिया, यहाँ भी हम यूज कर चुके, ठीक है। तो इन जिन चीजों का यूज कर चुके उसको मैंने क्लोज मार्क कर दिया, ठीक है, इसका भी यूज हमने कर लिया। अब ये वाले अणु 2 और ये वाले अणु 2, ठीक है, ये दोनों आएंगे और किसके साथ में आएंगे, ट्रांसकीटोलेज के साथ में। तो ट्रांसकीटोलेज के साथ में ये बनाएंगे यहाँ पे इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट और जाइलुलोज 5 फॉस्फेट, मतलब मोनोफॉस्फेट है, एक जगह क्या है फॉस्फेट। तो इरिथ्रोज और जाइलुलोज आपको नाम नए याद करने पड़ेंगे, कीजिए। तो इरिथ्रोज और जाइलुलोज यहाँ पे बन चुके। तो यहाँ पे हम 4 अणु ले रहे थे, तो इसके 2-2 मॉलिक्यूल यहाँ पे बन चुके, ठीक है। अब ये जो इरिथ्रोज है, जाइलुलोज को नीचे छोड़ दो, नीचे पड़ा आराम से सो रहा है, इसको यहीं छोड़ दो, इरिथ्रोज को पकड़ लो। अब इरिथ्रोज को पकड़ लिया,
इरिथ्रोज ने इस DHEP के 2 अणु बाकी थे, इन 2 अणुओं के साथ में ट्रांसकीटोलेज, अब एक एंजाइम ध्यान में रखना है, ट्रांसकीटोलेज, तो ये ट्रांसकीटोलेज के साथ में ये DHAP के 2 अणु और इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट के 2 अणु मिलके क्या बनाएंगे, सूडो हेप्टुलोज 1,7 डाइफॉस्फेट बनाएगा ये संरचना। सूडो का मीन्स क्या होता है, जो मतलब लगता है, ऐसा प्रतीत होता है जस्ट खाली, ठीक है। तो सूडो हेप्टुलोज 1,7 डाइफॉस्फेट का इन्होंने निर्माण कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये वापस कहेंगे कि भाई इनसे फॉस्फेट आयन है वो उड़ाना है, तो फॉस्फेट आयन वो फॉस्फोरिक अम्ल के रूप में फॉस्फेटेज के प्रेजेंस में उड़ेंगे, उसके लिए H2O की आवश्यकता रहेगी, तो इन्होंने और H2O का यूज किया और इसको सूडो हेप्टुलेज मोनोफॉस्फेट बना दिया। यहाँ सूडो हेप्टुलेज 1,7 डाइफॉस्फेटेज था जिसको मोनोफॉस्फेटेज इन्होंने बना दिया। अब ये जो मोनोफॉस्फेटेज है तो वो क्या करेगा, वो इन 2 अणुओं के साथ में, यहाँ पे इसके कितने अणु थे, 2, ठीक है, ये अणु इसके साथ में क्रिया करके क्या बनाएगा, यहाँ पे राइबोज 5-फॉस्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा, राइबोज 5-फॉस्फेट। इन 4 अणुओं को मिला के 2 अणु बनाए जो राइबोज 5-फॉस्फेट के थे। तो ये हमारी कहानी भाई, इसकी भी खत्म, कहानी इसकी भी खत्म, मतलब ये पूरी की पूरी लाइन हम यूज कर चुके, ये दोनों चीजें हम यूज कर चुके, ये दोनों चीज भी हम यूज कर चुके, लेकिन अभी भी एक जना है वो आराम से सो रहा है, उसका नाम क्या है यहाँ पे, ज़ाइलुलोज 5-फॉस्फेट, ठीक है। अब इस ज़ाइलुलोज 5-फॉस्फेट है, इसको जगाने के लिए ऊपर से कौन आएगा, यहाँ ये जो सूडो मोनोफॉस्फेट है, इसके 2 अणु तो यहाँ पे बना ही दिए हमने राइबोज 5-फॉस्फेट के। अब 2 अणु हैं वो कहाँ आ जाएंगे, यहाँ ज़ाइलुलोज मोनोफॉस्फेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो दोनों मिल रहे थे, ये दोनों मिलके, यहाँ पे 2 अणु थे, यहाँ पे 2 अणु थे, ये दोनों मिलके राइबोज 5-फॉस्फेट के 2 अणु बना रहे थे, उसी के साथ में ज़ाइलुलोज मोनोफॉस्फेट के भी 2 अणु बनाएंगे। अब ये ज़ाइलुलोज कहेंगे हम भाई हैं, हम दोनों मिलके आगे राइबुलोज का निर्माण कर देते हैं, राइबुलोज आगे और प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए, तो ये दोनों मिलेंगे और ये राइबोज मिलेगा, मतलब इसके 2 अणु 2 4 अणु, तो 2 अणु और 4 अणु मिलके 6 प्रकार के क्या बना लेंगे, राइबुलोज 5-फॉस्फेट। पर अभी भी कहानी थोड़ी खत्म हुई है, अभी कहानी में और ट्विस्ट बाकी है, और एनर्जी यूज करनी है। तो एनर्जी यूज करने के लिए राइबुलोज 5-फॉस्फेट के अंदर हम 6 ATP का यूज और करेंगे, 6 ATP का यूज करके 6 ADP बना दिए, और ये 6 ADP वही वापस काइनेज वाली बात कि काइनेज यूज करना है, और ये करके क्या करेंगे 1,5 डाइफॉस्फेट, राइबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट का वापस निर्माण कर दिया। आप कहो तो मैं पूरी की पूरी कहानी है वो वापस दस दूं, ठीक है। अभी आपको ये पूरी की पूरी कहानी है वो समझ में आ गई होगी, यदि नहीं समझ में आई है तो इसमें उलझने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल वाला C3 साइकिल है वो पढ़ सकते हैं। यदि आपको ये पढ़ना है तो एक बार आप थ्योरी को वापस पढ़ लीजिए, थ्योरी में आपके जितने भी रिएक्शंस दे रखी है वो रिएक्शन है वो इसी फ्लो चार्ट के बेस पे दे रखी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जब मॉलिक्यूल्स अलग अलग झगड़ा करके अलग अलग काम करते हैं ना, तब ये कहानी है थोड़ी उलझ जाती है। यदि सीधा सीधा हो तो हम इजीली पढ़ सकते हैं, लेकिन आप लोग वो नॉर्मल वाला भी याद रख सकते हैं, ये वाला याद करना चाहें तो ये वाला याद कर लो, ठीक है। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।